हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे रासायनिक साम्य, जिसमें से देख रहे थे एसिड और बेस कि एसिड बेस होता क्या है। मतलब इसका होता है कब का अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ठीक, तो मैं आपको नॉर्मल से बता दूं, जो एसिड होते हैं आपके, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। एक नॉर्मल डेफिनेशन, एसिड जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है। ठीक, और बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता होती है। ठीक, ये नॉर्मल सा एसिड बेस का डेफिनेशन होता है। लेकिन इसको एसिड बेस को 3 टाइप में ही बांटा गया है। इसके डेफिनेशन को एक मतलब 3 टाइप के इसके साइंटिस्ट आए। तो आज हम देखेंगे ओनली आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग कि एसिड एंड बेस होता क्या है। ठीक, तो आज हम क्या देखेंगे? आर्नियस की अम्ल क्षार संकल्पना, या बोल सकते हैं इसको आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। आर्नियस के अकॉर्डिंग कि एसिड और बेस होता क्या है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। बहुत ही ईजी है एंड आपका ये बेसिक होता है। ठीक, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे एसिड बेस, या मतलब आप क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे भी, तो आपको एसिड बेस मिलेगा ही वहाँ। तो वहाँ पर आपको देखने को कौन सा प्रबल एसिड होगा, कौन सा दुर्बल एसिड होगा, ऐसा देखने को मिलता है। प्रबल विद्युत अपघटय, तो आपको जब छोटा सा इसका माइक्रो ही नहीं पता है कि एसिड बेस होता क्या है, आर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होता है, तो आप नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या होता है आपका आर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस? सन 1884 में आर्नियस ने जल में प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों अर्थात अम्लों तथा क्षारों के आयनों की व्याख्या करने के लिए आर्नियस संकल्पना दी। यहाँ पर आप क्या समझते हैं? एक वर्ड आया है आपका प्रबल, एक को आया है आपका प्रबल एंड दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक, वैद्युत अपघट्यों, इसका मतलब समझ लीजिए, ये भी आपका कई बार पूछा जाएगा आगे। एक हो गया हम लोग का प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा हो गया आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक, ये जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इसका मतलब होता है, प्रबल मतलब हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी। ठीक, दुर्बल मतलब होता है वीक इलेक्ट्रिक सॉल्युबिलिटी। तो क्या होता है आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको जल में घोलते ही वो पूरी तरीके से अपने आयनों में विभक्त हो जाए। आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका 2 प्रकार के क्या बोलते हैं आयन्स प्रोड्यूस करता है आपका, केटायन एंड एनायन। ठीक, तो ये जो दोनों अलग अलग भागों में जब तक डिवाइड नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी क्या? नहीं होगी। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है आपका कि ऐसा कोई आयन जिसको जल में घोलते ही तुरंत, ज़्यादा समय ना ले, एकदम जितना इजीली तरीके से वो अपने आयनों में डिफेक्ट होगा, मतलब डिफेक्ट नहीं बोल सकते हैं उसको, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। इसका यदि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया आपका HCl हो गया, ठीक, H2SO4 हो गया, ये आपका प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया। दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो अपने आयनों में टूटने के लिए थोड़ा सा समय लेते हैं, जैसे हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CH3COH, ये आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य में आ जाते हैं। ठीक, तो आप विद्युत अपघट्य के बारे में पता चल गया। अपघट्य का मतलब होता है टूटना। तो प्रबल एवं दुर्बल का मतलब समझ गए। तो अम्लों तथा क्षारों, यहाँ पर प्रबल को अम्ल बताया गया है और दुर्बल को क्षार बताया गया। ठीक, आयनों की व्याख्या करने के लिए आर्यस ने संकल्पना दी। इसके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन को H3O+ लिखा जाता है। ठीक, जिसको यहाँ पर से मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर सब एसिड की बात करें कि एसिड क्या होता है आर्नियस के अकॉर्डिंग, कि वे पदार्थ जो जलीय आयन, जिसको जल में घोलने पर H+ आयन देता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसी को हाइड्रोनियम आयन, जिसको फार्मूला A होता है, मुक्त करते हैं, H+ मुक्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक, ये आपका एसिड का डेफिनेशन हो गया।
यदि बात करें हम एग्जाम्पल की उदाहरण के लिए, तो जैसे प्रबल अम्ल, इसमें भी आपका आएगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल दो टाइप के होंगे। अम्ल क्या हो गए, समझ में आ गया कि जो भी आयन यदि जल में उसको घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो H+ आयन देगा, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक, H+ आयन दिया तो उसको हम बोलेंगे अम्ल बोलेंगे उसको। ठीक, लेकिन इसमें दो टाइप देखने के लिए मिलेगा हम लोग को। एक हो गया आपका प्रबल अम्ल, जिसका एग्जाम्पल हो गया HCl HNO3 H2SO4। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो शीघ्रता से अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक HCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब इसको हम जल में घोलते हैं, यार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको हम H2O में घोलते हैं, या इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका H2O, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ हो गया आपका H2O। ठीक, जब इस HCl को इसमें घोला जाता है, आपका HCl को इसमें डाला जाता है ऐसे, इसमें क्या भरा हुआ है आपका वाटर। जब HCl को इसमें डाला जाता है तो क्या 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 होता है इसमें, जब H2O के साथ इसको घोलते हैं, घोल रहे हैं ना, इसके रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये किस में टूटेगा आपका, ये आपका पता है H+ और Cl- में टूटेगा नॉर्मल सा। तो ये H+ और Cl- में डिवाइड हो जाता है। जो कैसा डिवाइड हुआ आपका H+ एंड Cl- में, इसको घोलते ही। तो ये होता है आपका प्रबल अम्ल, एकदम तुरंत शीघ्रता से घुल गया इसमें। ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी आपका हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें दो आयन हैं, प्लस एंड माइनस। तो एक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप उतना मत गौर कीजिए, बस ये समझिए कि प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में घोलते ही अपने आयनों में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं या टूट जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक, इसको जैसे ही जल में घोला जाता है H2O को, तो किस में टूट जाता है आपका H+ में टूट जाएगा। ठीक, इसके बाद NO3- में टूट जाता है। ये दोनों अभी एक्वस फॉर्म में ही है। एक्वस का मतलब होता है जलीय फॉर्म। तो इसको हम क्या किए हैं, जल में घोले हैं। ये हो गया हम लोग का कंटेनर, इसमें भरा हुआ है जल, नॉर्मल वाटर। जैसे ही HNO3 को डालें हम यहाँ पर, तो किस में टूट गया आपका H+ में टूट गया और NO3- में टूट गया। तो ये टूटने के बाद ये अभी जल में ही ना घुला है, सॉलिड फॉर्म में थोड़ी है, ठोस रूप में थोड़ी है, जल में, इसीलिए यहाँ पर एक्वस लिया कहा जाता है। यहाँ भी आप एक्वस लिख सकते हैं। ठीक, एक्वस यहाँ पर। तो ये हो गया हम लोग का प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए H2SO4 का, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका H2SO4, तो उसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो H2SO4, इसको जैसे ही हम जल में घोलते हैं, इसमें जल ऐड करते हैं, तो किस में टूटेगा आपका H+ में टूटेगा, प्लस SO4- में टूटेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और ये H2SO4- 2 में टूटेगा। ये जो 2 आया है ना, ये क्या होता है आपका, इसको मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। जो फॉर्मूला बनाना आएगा, आ जाएगा ना आपको, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, कि मूलानुपाती सूत्र वगैरह क्या होता है, मतलब फार्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसका डिवाइड होने का मतलब, जल में घुलने की क्षमता। तो एक प्रबल अम्ल क्या हो गया, जो आसानी तरीके से जल में घुल जाता है। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, इसी की। ठीक, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जैसे हो गया कि आपका एसिटिक एसिड, आपका H2 कार्बोनेट, जिसको हम बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट। ठीक, बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं आप। ये आपका बाई कार्बोनेट आपका ये होता है CO3। ठीक, आपका ये होता है आपका कार्बोनिक एसिड, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक, याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे दुर्बल अम्ल की। तो जैसे हो गया आपका एसिटिक एसिड, बाई कार्बोनिक एसिड। ठीक, आदि कुछ सीमा हद तक की आयनित होती हैं, तो विलयन में अनायनित अम्ल एवं आयनों के मध्य साम्य स्थापित करती हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो होते हैं अम्ल ना, अपने आयनों में पूरी तरीके से विभक्त नहीं होते। जैसे हो गया, हम ले रहे थे CH3COOH को, जैसे ही हम जल में घोलते हैं, ये हो गया आपका जल, तो इसको घोलते हैं तो H+ में टूटेगा, प्लस CH3COO-, ये भी एक्वस फॉर्म में भी एक्वस, लेकिन पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं। जैसे H2SO CO3 को ले लेते हैं, तो ये भी आपका
H+2H+ प्लस CO3-2। ये पूरी तरीके से अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, ठीक। जिसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करने से पता, जैसे लैब में देखिएगा ना, तो जैसे कार्बोनिक एसिड है उसको आप जल में डालिएगा तो देखिएगा पूरी तरीके से घुलता है कि नहीं। जैसे हम लोग बात करें NaCl की, ठीक, NaCl की बात करते हैं, नॉर्मल सी बात हम क्या कर रहे हैं, NaCl की, जिसको नमक बोला जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, NaCl की, जिसको नमक बोला जाता है। जब इसको हम वाटर में डालते हैं, नमक को वाटर, तो देखिएगा ना ये पूरी तरीके से घुलकर इसका पानी फिर से जैसा का तैसा हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि इसमें नमक घुला होता है, सिर्फ चखने से पता चलता है। तो उसी प्रकार ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है आपका कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको जब जल में घोलेंगे ना तो इसका पानी पूरी तरीके से साफ नहीं होगा, पूरी तरीके से घुलेगा ही नहीं, हो घुलेगा लेकिन वो आंशिक रूप से घुलेगा, तो इसीलिए इसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं बेस की, कि क्षार क्या होता है। आर्नियस के अकॉर्डिंग जो क्षार होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यहाँ पर हम लोग टॉपिक लिखना भूल गए। अब बात करते हैं क्या, क्षार की, कि क्षार क्या होता है, इसको बेस बोला जाता है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH यानी हाइड्रॉक्सिल आयन मुक्त करते हैं क्षार कहलाते हैं। अब ये इसका सिंपल सा फंडा है कि जो H+ आयन दे रहा था वो क्या कहला रहा था, आपका अम्ल कहला रहा था, ठीक। H+ आयन देने वाला अम्ल कहलाया। अब OH- जो हाइड्रॉक्सिल आयन देगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो इसके लिए कैसा एग्जाम्पल होगा, प्रबल क्षार का मतलब समझ गए कि जो तुरंत एकदम जब जल में इसको जैसे ही घोला जाता है आपका तुरंत OH- दे देगा, ठीक। दुर्बल क्षार का मतलब जो तुरंत OH- नहीं देगा। तो जैसे NOH हो गया, KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो यदि इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो NOH को जैसे जल में घोलते हैं हम लोग तो क्या देता है आपका, सोडियम प्लस में टूटेगा एंड OH- में टूटेगा। अभी एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में क्यों है कि कोई जल में घुले हुए हैं, ठीक। तो OH- देते प्रबल क्षार हो गए, ठीक। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, KOH को भी आप तोड़ेंगे तो एक होता है आपका एसिड होता है, एक बेस होता है। तो क्या होता है आपका प्लस K+OH-, ये प्रबल मतलब तुरंत घुल गए, जैसे इसको जल में डाले तुरंत घुल गए, ठीक। इसी प्रकार यदि बात करें हम दुर्बल क्षार की तो कम मात्रा में आयनित होते हैं। कम मात्रा में आयनित होने का मतलब होता है कि इसको जैसे ही जल में घोला जाता है तो पूरी तरीके से आयनित नहीं होता। तो जैसे हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NHO4 OH की, तो जैसे इसको हम जल में घोलेंगे तो किस में टूटेगा आपका, NH4 प्लस OH- में टूटेगा, लेकिन ये आंशिक रूप से टूटता है। इसी प्रकार आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में घोलेंगे तो कैसा होगा आपका Al3+ NOH-, लेकिन यहाँ पर 3 आएगा, ठीक। इसके संख्या को भी लिखना होता है। ते हो गया आंशिक रूप से जल में वियोजित होने वाले केमिकल नेम या पदार्थ के नेम। तो आपको पता चल गया कि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार क्या होता है, या क्षार क्या होता है। क्षार क्या होता है, जो OH- देता है कोई भी एलिमेंट या कोई भी पदार्थ, ठीक। अम्ल क्या होता है, जो H+ आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। इसमें से हम प्रबल अम्ल प्रबल क्षार देख लिए। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के अनुसार उदासीनीकरण अम्ल H+ आयन और OH आयनों के संयोग करके जल बनता है। अब देखिएगा ना, यहाँ पर जो H+ आयन मिला प्लस OH आयन मिला, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, आपको पता होगा। H+ से माइनस की ओर जाएगा तो क्या बना लेगा आपका H2O, दोनों कॉम्बिनेशन करेगा ना प्लस और माइनस, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 1 हो जाएगा, तो ये आपका H2O जल बना लेता है। वही बोल रहा है कि जल एक उदासीन अणु बना लेते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसकी आर्नियस सिद्धांत की सीमाएं या लिमिटेशन ऑफ द आर्नियस कॉन्सेप्ट। क्या क्या सीमाएं होती हैं, तो फर्स्ट सीमाएं होती है हाइड्रोजन आयन की प्रकृति। जो हाइड्रोजन आयन होता है H+ आयन होता है, आर्नियस संकल्पना के अनुसार अम्ल जल में आयनित होकर H+ आयन देते हैं, परंतु इसकी बहुत छोटी त्रिज्या 10 के पावर 18 m तथा प्रबल धनावेशित विद्युत क्षेत्र के कारण स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता। इसकी छोटी त्रिज्या हो गई। और ये क्या होता है आपका प्रबल धनावेशित। प्रबल धनावेशित का मतलब होता है शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन को त्यागने के अस्तित्व रखता है। इसके कारण ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए तत्पर रहता है।
आपका हाइड्रोजन एटम, H+ आयन, क्योंकि इसको चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास ओनली H+ है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहता है कि मैं किसी न किसी को एक इलेक्ट्रॉन देके अपना आपको अक्रिय गैस के समान स्थायित्व बना लूँ। ठीक, ये अपनी स्टेबिलिटी चाहने के लिए एक क्या करता है, किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए इसको स्वतंत्र रूप से आप नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो यह हाइड्रोजन अणु के साथ संयोजित अवस्था में पाया जाता है, जिसे हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। तो समझ गए हाइड्रोजन आयन की प्रकृति। हाइड्रोनियम आयन के प्राय H+ एक्वस के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ होता है जलयुजित आयन, जिसे हम देखे थे ना, H+ को ही हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है H3O+। ठीक, जिसको हाइड्रोनियम का मतलब होता है जल के रूप में पाया जाना। अब सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया, यह जल में अतिरिक्त अन्य विलायकों जैसे जल, अमोनिया, अल्कोहल, जलीय सल्फर डाइऑक्साइड आदि पदार्थ के साथ अम्लीय क्षारीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता। अब समझ में आ गया, जो अम्ल क्षार जो होता है आपका आर्नियस का एसिड बेस, जब उसको हम अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, जलीय सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आदि पदार्थ के साथ यदि इसको रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर वो एसिड बेस को शो नहीं करता। ठीक, अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो कुछ पदार्थों में अम्लीय एवं क्षारीय अभिलक्षण की व्याख्या करने में असमर्थ रहता है। कुछ पदार्थों के में जो एसिड एंड बेस होते हैं उसके जो लक्षण होते हैं उसको शो करने के लिए असमर्थ होता है, जस्ट सेकेंड पॉइंट की जैसे। तो यह सिद्धांत कुछ पदार्थों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको यहाँ पर बात किए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, सल्फर ट्राईऑक्साइड आदि जो हाइड्रोजन अणु विहीन होते हैं, हाइड्रोजन अणु विहीन मतलब जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं पाया गया, सल्फर में पाया गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन अणु पाया गया क्या, नहीं पाया, के विलयन में अम्लीय व्यवहार तथा कुछ पदार्थों जैसे हो गया आपका अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हो गया आपका सोडियम एमीन आदि, जिनमें OH समूह उपस्थित नहीं होते, इसमें OH समूह है क्या, नहीं है, नहीं होता, उसमें क्षारीय व्यवहार को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। जैसे यहाँ पर H नहीं है तो ये अम्ल व्यवहार को शो करेगा क्या, नहीं करेगा। इसके साथ OH नहीं है, हम लोग देख रहे थे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक प्रबल अम्लक था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें OH था जो OH को शो कर रहा था, लेकिन इसमें अमोनिया में नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड में हो नहीं है, मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड में नहीं है, तो ये आपका क्षारीय व्यवहार को शो करेगा क्या, बेसिक को शो करेगा क्या, या OH आयन देगा क्या, नहीं देगा। तो उसी को बोल रहा है कि बहुत सारे जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें H हाइड्रोजन आयन नहीं है, जब ऑलरेडी उसमें कोई H ही नहीं है तो क्या हाइड्रोजन आयन देगा क्या, नहीं देगा। तो उसी को बोल रहा है कि उसकी व्याख्या को भी ये नहीं कर पाया, तो इसके लिए कुछ कुछ लिमिटेशन हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि आर्नियस का एसिड बेस थ्योरी क्या होता है। ये आपका एकदम सरल एवं नॉर्मल होता है, ठीक, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।